पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टॉक्स होता क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग ली थी स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स होता क्या है और क्या पर्पस होता है कि कंपनी शेयर्स अपने बेचती है किसी को, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है आपको अगर इन्वेस्ट करना होगा शेयर्स में। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाए, क्या चीजें कंसिडर किया जाए। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली वही जानने वाले हैं, 5 थिंग्स यू शुड कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो देखो, स्टॉक मार्केट में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप रिटर्न्स कितने पेज से कमा रहे हो, बट एटलीस्ट आप अपने रिटर्न्स गवा नहीं रहे हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो आज के वीडियो में बेसिकली वही 5 थिंग्स देखने वाले हैं जिसके जो आप कंसिडर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक्स, ताकि आप खराब स्टॉक से बचे। मतलब जो स्टॉक्स आपको डुबाएंगे, जैसे वीआई हुआ, यस बैंक हुआ, इन जैसे स्टॉक्स को आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे बाय सीइंग देयर बैलेंस शीट्स कि देयर स्टोरी विल बी वेरी फ्लॉप, तो उसके पहले ही आप बेसिकली उसको निकाल लोगे। सबसे पहला थिंग्स कंसिडर करने के लिए इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन। तो देखो, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, अपने देखो, वी डोंट नीड 100 कंपनीज टू मेक मिलियंस इन स्टॉक मार्केट। हमें बस 10 कंपनी चाहिए या समटाइम्स 5 कंपनीज टू मेक गुड रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट। वो कहीं से भी आ सकते हैं, बट आपको ऑब्जर्व करना, हमारे आसपास ही इतने कंपनीज हैं जो कि आप देख सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड रिमेंबर, जो अंडररेटेड स्टॉक्स आर मोर वैल्यूएबल देन अ हॉट स्टॉक, बिकॉज हॉट सेक्टर में क्या होता है, सब लोग जम मारते हैं, इसके वजह से वो ओवर वैल्यूड हो जाते हैं और फिर कुछ रिटर्न ज्यादा दे नहीं पाते। बट यू आर इन्वेस्टिंग इन अंडर वैल्यूड स्टॉक जिसके बारे में आपको 100% श्योरिटी है कि वो डिमांड है और वो एग्जिस्ट करती है, बट लोगों के अब तक नजर में नहीं आई वो कंपनी। दैट विल गिव यू 100%, 100 टाइम्स मोर रिटर्न्स देन एनी अदर स्टॉक, हॉट स्टॉक्स। और जरूरी नहीं है कि न्यूज हमेशा स्टॉक्स को इफेक्ट करे। जैसे कि अभी मैंने एक रिसेंट न्यूज देखी थी, विच वॉज अबाउट ड्रोन्स, कि ड्रोन्स की पॉलिसी बहुत अच्छी की गई, मतलब शिथिल की गई है, लूज किया गया ड्रोन्स की पॉलिसी को, मतलब इट विल एडवांटेज ड्रोन। इसके वजह से बहुत से स्टॉक्स जो ड्रोन मैनेजर करते हैं उनको वो ऊपर चले गए, बट इज इट नेसेसरी कि वो स्टॉक्स ऊपर जाने चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्या आप रियली जानते हो ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसी है और क्या है? हाउ इफिशिएंट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी टू यूज? वी डोंट नो अबाउट दिस, राइट? ऑल्दो द R&D is going on, but in this point we can't consider drone as a efficient product till now because it drains a lot of energy. तो इसका जरूरी नहीं है कि आपको ड्रोन्स, अगर ड्रोन्स की पॉलिसीज बहुत अच्छी की गई है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ड्रोन स्टॉक्स बढ़ने ही वाले हैं या फिर उनके सेल्स बढ़ने ही वाले। सो ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग, ऑब्जर्व करो। और इतने बड़े स्टॉक्स में जाने की जरूरत ही क्या है? आपके स्टॉक्स तो आपके आसपास ही है। आपकी मम्मी क्या प्रोडक्ट यूज करती है, आपके पापा कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, शेविंग, यू हैव हर्ड अबाउट शेविंग, राइट? कौन सा क्रीम यूज करते हैं, कौन सा रेजर यूज करते हैं? आरंट दे अ नेसेसिटी? और आप भी मुझे बताओ, ड्रोन्स कितने लोग खरीदेंगे और रेजर कितने लोग खरीदेंगे? कौन सी, किसकी ज्यादा नीड है? ऑफ कोर्स रेजर, राइट? तो अपने कंपनीज आर ऑलवेज अराउंड अस, वी हैव टू ऑब्जर्व। एक और चीज अगर आपको भी बताओ, तो आप यू कैन गो इन डीमार्ट एंड जस्ट ऑब्जर्व योर मॉम एंड डैड कि वो क्या पिक कर रहे हैं, और एल्स ऑब्जर्व सम अदर्स ट्रॉली कि लोग ज्यादा क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं। बूम, वहां पे भी आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि जिसकी डिमांड है और जो आप कंसिडर कर सकते हो बाय करने के लिए। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करना है चीजों को और फिर इन्वेस्ट करना है। सेकेंड चीज जो कि है, नो योर स्टॉक। अब पीटर लिंच का सबसे फेमस डायलॉग है जो कि है, नो व्हाट यू ओन, जिसमें पीटर लिंच कहता है अगर आप जो स्टॉक्स होल्ड करते हो उसके बारे में एक छोटे बच्चे को एक पेपर में लिख के नहीं बता सकते या फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज बहुत बार बिजनेसेस आर वेरी सिंपल, वी मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब आपके मन में सवाल आया होगा, व्हाई शुड वी नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक? लेट्स कंसीडर ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता क्या है, जब इकोनॉमी अच्छी करेगी तब सब ऑटोमोबाइल के सेल्स बढ़ेंगे, जब इकोनॉमी बुरी करेगी तब ऑटोमोबाइल के सेल्स घटेंगे। ये एक सिंपल लॉजिक है बिहाइंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है? तो दे आर बेसिकली सिक्लिकल्स। तो
अगर आपको उस स्टॉक के बारे में पता है, अगर आपको उस सेक्टर के बारे में पता है, तो यू कैन कंसिडर अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट एंड राइट टाइम टू एग्जिट। मतलब आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि कब उस बिजनेस से लेफ्ट करना है और कब उस बिजनेस में एंटर करना है। मान लो कंसिडर अभी डाटा आया है कि लोअर मिडिल क्लास से लोग अब अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गए, मतलब इतने इतने लोग अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हुए। सो इजंट इट द कंसिडरेशन कि ऑटोमोबाइल की डिमांड बढ़ सकती है, बिकॉज जो लोअर क्लास से मिडिल क्लास में या फिर मिडिल क्लास से अपर क्लास में आए हुए लोग हैं, दे कैन ऑल अफोर्ड दैट कार, राइट? सो इजंट इट मीन दैट की डिमांड बढ़ सकती है ऑटोमोबाइल के लिए। सो दिस ऑल थिंग्स यू कैन नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। तो ये एडवांटेज है अगर आप स्टॉक्स या फिर आप उस सेक्टर को जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसको जानोगे तो। सो ऑलवेज नो व्हाट यू वांट। और अगर आप उस पेपर में एक पेपर में लिख के वो बता नहीं सकते किसी को, तो डाउट योरसेल्फ कि आपको एक्चुअल में पता है क्या उसको उस कंपनी के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन थर्ड चीज। सो थर्ड चीज इज बेसिकली, क्या मेरी कंपनी जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो कंटिन्यूसली सेल्स ग्रो कर रही है, क्या वो कंटिन्यूसली उसके प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, क्या उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है। अब सेल्स ग्रोथ क्या होता है? सेल्स ग्रोथ इज बेसिकली कंपनी कितना बेच रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब क्या? सब कुछ कट हो गया, मतलब लिटरली सब कुछ, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सब कट करके भी जो अमाउंट बचता है, दैट्स बेसिकली नेट इनकम। तो क्या ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो व्हाई शुड यू कंसीडर टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक? अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है, अब देखो, अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसको अगर रीजन होगा, जैसे कि कोविड में क्या हुआ था, कोविड में तो डिमांड थोड़ी कम हो गई थी, उसके लिए इट्स ऑलवेज कंसिडर दैट कि वो नेट प्रॉफिट थोड़ा कम होने वाला है। अगर ऐसा आपको पास रीजन नहीं है कि वो स्टॉक क्यों कम हुआ है, देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक, अगर वो ज्यादा अनस्टेबल है। बिकॉज थिंक अबाउट इट कि अगर आप उनको पैसे दे रहे हो और वो कंटिन्यूसली वो पैसे को ग्रो नहीं कर पा रहे, तो व्हाई आर यू कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक? इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अदर सिक्योरिटीज जो कि आपको अच्छा रिटर्न कमा के देंगे। सो इसलिए ऑलवेज कंसिडर कि सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, ताकि आप एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। एटलीस्ट इन अ 4 मंथ उनका एनालिसिस करना जरूरी है। मतलब ऑलवेज से कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या हो रहा है, क्या मेरी कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो डायरेक्टली सेल करने जाना है, देखना है, रीजन समझना है उसके पीछे कि क्या रीजन है कि मेरे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ या सेल्स ग्रोथ कम हुआ है। इट माइट बी पॉसिबल कि कंपनी ने बेनिफिट दिया है, कंपनी ने एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसे दिए, इसके वजह से हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, HCL टेक के प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए थे, तो इट वाज नॉट एट ऑल कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं था, इट वाज कि कंपनी ने ज्यादा बोनस दिया था एम्प्लॉयज को, विच इज इवेंचुअली गुड, राइट? इसका मतलब कंपनी ख्याल रखती है एम्प्लॉयज का। अगर कंपनी ख्याल रखेगी एम्प्लॉयज का, तो एम्प्लॉयज विल ऑल्सो वर्क विद अ ग्रेट पैशन, राइट? तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अ इन्वेस्टर। तो उस टाइम पे आपको बेचना नहीं है स्टॉक को, इट इज अ गुड थिंग। ऑल्दो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में थोड़ा सा प्रॉफिट कम नजर आएगा, but that profit is used in some productive work. So always consider sales growth should be continuous, profit growth should be continuous, and if at all थोड़ी बहुत कम हुई है तो क्यों हुई है, and that's how you can invest in stock. अब फोर्थ चीज क्या है? बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है अपनी कंपनी की, बैलेंस शीट ये चेक करना। अब देखो बैलेंस शीट क्या होता है, वो बेसिकली अपने को एसेट्स और लायबिलिटीज का कंपैरिजन दिखाती है। कंपनी के पास कितना कर्जा है, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, ये सब चीजें आपको बैलेंस शीट में दिखती है। अब उसमें भी बहुत सारे रेशियोज है जो कि कंसिडर करते हैं। मैं आपको 2 रेशियोज बताऊंगा जो कि आपको कंसिडर करने हैं। बहुत सिंपल रेशियोज है और आपको हमेशा कंसिडर करने हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। सबसे पहला जो है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब पहले बात तो समझते हैं डेट होता क्या है। डेट इज बेसिकली लोन, मतलब कंपनी कितना कर्जा ले रही है, बैंक से बोलो, किसी से भी लो। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, इट कैन बी फॉर्म ऑफ एनसीडीज, एनीथिंग। जितना भी कंपनी कर्जा ले रही है उसको डेट बोलते हैं, ठीक है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट, कंपनी के पास कितना डेट है एज कंपेयर टू इक्विटी। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी इज बेसिकली शेयर कैपिटल, मतलब अब हम जितने भी शेयर्स लोग होल्ड करते हैं उनसे जनरेट किया गया कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से डेट को कंपेयर किया जाता है। दैट्स बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये जो रेशियो है डेट टू इक्विटी, दैट मस्ट नॉट एक्सीड 0.5, मतलब ये जो रेशियो होगा वो 0.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 0.5 से ऊपर होगा
तो इट्स कंपेयर एज अ लिटिल बिट मोर रिस्कियर स्टॉक देन इन्वेस्टिंग इन अ लो डेट। बिकॉज थिंक अबाउट इट कि मान लो आप अगर उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो कंपनी के प्रॉफिट का आधा हिस्सा अगर 0.5 से ऊपर डेट टू इक्विटी है, आधा हिस्सा तो डेट भरने में जा रहा है। सो इट इज नॉट अ गुड साइन, राइट? तो इसलिए ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग। अब मुझे पता है आप जैसे जाओगे आप सर्च करोगे एचडीएफसी बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, अब आप देखेंगे बूम 7.50। तो अब ये कैसे हुआ? तो देखो बैंक्स के केस में क्या होता है ना, बैंक्स खुद लोन्स के साथ खेलती है। मतलब क्या? बैंक्स लोन लेती है, लोन देती है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब आप एफडीज में रख रहे हो तो इट्स अ काइंड ऑफ लोन यू आर गिविंग टू योर बैंक्स, राइट? और फिर वो आगे यूज किया जा रहा है टू गिव लोन्स टू समबडी एल्स, राइट? तो इसलिए उन केस में, बैंक के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि वो बैंक्स लोन के साथ खेल रही है। तो बैंक्स के केस में हम लोग को डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखना है, आपको बेसिकली आपको करंट रेशियो देखना है, फिर कासा रेशियो देखना है। अब ये कासा रेशियो क्या होता है वो सब हम लोग बैंकिंग सेक्टर जब एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे। टिल दैट यू कैन गो योरसेल्फ एंड चेक इट आउट। There is lot of information about this thing, how to analyze a banking stock. So, according to Warren Buffett, it is told that the debt to equity ratio must be less than 0.5. It is better to invest in 0.5. अब इसका मतलब ये नहीं कि always you should consider that thing, because बहुत से ऐसे सेक्टर्स है जहां पे पहले कैपिटल लिया जाता है और फिर प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लोन लेना पड़ेगा, उसके बजाय काम नहीं होने वाला। तो इन दैट केस यू हैव टू क्वेश्चन योर डेट। मतलब अगर कंपनी डेट ले रही है तो कंपनी डेट किस लिए लिया है, जिस भी ऑपरेशन के लिए कंपनी ने डेट लिया है, क्या वो रिस्क फ्री है, क्या उसको उसके ऊपर एक्चुअल में रिटर्न हमेशा मिलने वाले? दैट इज द थिंग यू शुड कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग। इट्स नॉट ऑलवेज, देखो रिजिल्ट, अपने स्ट्रेटेजीज को रिजिल्ट नहीं रखना है, ऑलवेज बी कीप फ्री। इट्स नॉट अबाउट कि 0.5 से नीचे तो ही कंसिडर करना है, नहीं ऊपर होगा तो नहीं कंसिडर करना है। दैट जस्ट सोर्स बाय बैलेंस शीट्स, ओके? बट कंपनी के माइंडसेट में कुछ और होगा ना, कंपनी लोन लिया होगा एक्सपांड करने के लिए, तो इट विल शो इन बैलेंस शीट विच इज इवेंचुअली गुड फॉर कंपनी अगर कंपनी एक्सपांड कर रही है तो। सो ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग, ऑलवेज क्वेश्चन दैट डेट कि अगर कंपनी ने डेट लिया है तो वो क्यों लिया है और क्या करने के लिए लिया है, ओके? सो ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग। सेकेंड चीज जो कि करंट रेशियो। अब करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो इज बेसिकली कंपनी के पास कितने एसेट्स है एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है ये अगर आपको देखना है तो मेरे सेकंड वीडियो आप चेक कर सकते हो। सेकंड वीडियो के 4th सेगमेंट में मैंने बताया गया है कि एक इन शॉर्ट में बताया गया है कि एसेट्स और लाइबिलिटी होता क्या। तो देखो करंट रेशियो इज बेसिकली एसेट्स एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज, ठीक है? तो ये जो रेशियो है ये बेसिकली कंसिडर किया जाता है इट शुड बी मोर देन 1.5। अब ऐसा क्यों है? अगर कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा नहीं है और लाइबिलिटी ज्यादा है, मतलब कंपनी से जेब से पैसे ज्यादा जा रहे हैं देन कंपनी के जेब में पैसे आने से, इट जस्ट लाइक कि आपकी सैलरी है 50,000 और आपका एक्सपेंडिचर भी है 50,000, नेट नेट जीरो हुआ तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? घंटा। तो इसलिए ऑलवेज कंसिडर कि जो करंट रेशियो है दैट मस्ट बी मोर देन 1.5 ताकि एटलीस्ट लाइबिलिटीज को कंसिडर कर सके एसेट्स। सो ये सेगमेंट में हमने देखा डेट टू इक्विटी मस्ट बी लेस देन 0.5, इफ नॉट क्वेश्चन दैट डेट, वो डेट लिया किस कारण से है। सेकेंड चीज करंट रेशियो मस्ट बी मोर देन 1.5 विच इज हेल्दी। सो अब जाते हैं 5th सेगमेंट में। अब देखो 5th सेगमेंट इज नॉट अबाउट एनी कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस, इट्स अबाउट यू। डोंट इन्वेस्ट इन वन शॉट। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास 1 लाख रुपए आए कहीं से और आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपने सबसे अच्छी कंपनी इन्वेस्ट की, सबसे अच्छी कंपनी निकाली और उसकी न्यूज आई मार्केट में, बूम वो ऊपर गई है एंड यू कंसिडर कि वो बहुत अच्छी कंपनी है, उसके सब कुछ अच्छा है, इसके लिए आप 1 लाख रुपए डाल देते हो और जैसे न्यूज जाती है बूम नीचे आ गया। नाउ व्हाट विल वी डू? ऑल्दो कंपनी अच्छी है और आपको पता है कि वो बाद में ऊपर जाने वाली है, बट यू मिस द अपॉर्चुनिटी, जो कि नीचे आए तभी भी आप बाय कर सकते थे, तब भी आप बाय कर सकते थे, जो कि आपका एवरेजिंग बढ़ाएगा, रिटर्न ज्यादा करेगा। सो इसलिए इट्स कंसिडर कि आप वन शॉट में जब इन्वेस्टमेंट करो एटलीस्ट 3 to 4 इंटरवल्स में इन्वेस्ट करो। पहला अगर आपने स्टॉक को सर्च किया तो पहले अगर मान लो मैंने 1 लाख को 4 में डिवाइड किया तो पहले 25,000 रुपए डाल के देखो, फिर आपको और अच्छी कुछ कवर मिली या फिर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, सेकेंड डालो। सो मान लो उसके बाद कुछ कंपनी
कंपनी का थोड़ा बहुत खराब न्यूज आया जो कि उसके बिजनेस को कोई भी इफेक्ट नहीं करने वाला, फिर भी स्टॉक प्राइस नीचे आ रही है, तो यू कैन कंसिडर कि फिर से 25,000 रुपये डालेंगे। और जो लास्ट का 25,000 रुपये है, दैट यू कैन कंसिडर कि जब मार्केट में क्रैश आएगा तब उसमें इन्वेस्ट करूंगा, तब यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक, तभी मैं वो 25,000 रुपये डालूंगा, सो दैट आपका रिटर्न्स और अच्छे मिले। अब देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको क्रैश का वेट करना है, बस उस क्रैश की अपॉर्चुनिटी लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अमाउंट साइड में निकाल के रखना चाहिए। अब मैं नहीं बोलूंगा कि 25,000 निकाल के रखो, यू कैन कंसिडर कि आप 10,000 निकाल के रखो, बाकी सब इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि यू नेवर नो कि क्रैश कब आएगा। बस अगर क्रैश आया तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि आप थोड़ा सा साइड में निकाल के रख रहे हो, दैट्स इट। वो आप कहीं पे भी रख सकते हो, डेट फंड में रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। सो दैट्स व्हाट 5 थिंग्स आर यू शुड कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। फर्स्ट थिंग, ऑब्जर्वेशन। कंपनीज हमारे आसपास ही होती है, इट जस्ट दैट हाउ अवेयर यू आर टू नो दैट कंपनी। सेकेंड चीज, नो व्हाट योर कंपनी डूज, नो व्हाट यू ओन। इफ आपको पता है आपकी कंपनी करती क्या है, तो यू कैन एंटर एंड एग्जिट इन एट राइट टाइम, सो कंसिडर दैट थिंग। थर्ड चीज, क्या मेरी कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, दैट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। ऑल्दो अगर एक साल नहीं किया तो क्वेश्चन दैट थिंग आउट, क्यों नहीं किया। इफ द रीजन इज वैलिड, कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। फोर्थ चीज, डेट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, बैलेंस, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर बैलेंस शीट्स, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर बैलेंस शीट्स, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो मस्ट बी लेस देन 0.5, इफ नॉट क्वेश्चन दैट डेट आउट, कंपनी ने कर्जा किसके लिए लिया है और क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकता है आगे जाके। सेकंड चीज, करंट रेशियो मस्ट बी ऑलवेज मोर देन 1.5, इट्स कंसिडर एज अ हेल्दी बैलेंस शीट, ठीक है। एंड फिफ्थ चीज, डोंट एट ऑल इन्वेस्ट इन वन शॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत बार लोगों को ऐसे, और मानता हूं ये होता है, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आपको कोई स्टॉक अच्छा मिल गया ना तो आपको लगता है कि आप बस इन्वेस्ट कर जाओ, बस 1 लाख के 1 लाख डाल दो, बट यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू have discipline in it, invest by chunk, which will benefit you more than investing in one shot। और अब देखो, मैंने इसमें पेशेंस के बारे में नहीं बताया, हालांकि सब लोग बताते हैं कि पेशेंस होना चाहिए, बट आपको पता है अगर आपने ये 5 चीजें फॉलो किए ना, पेशेंस अपने आप आएगा। अब पेशेंस कब आता है, जब आपको कंपनी के बारे में पता है, कंपनी करती क्या है, कंपनी कब बुरी हो सकती है, कंपनी कब अच्छी हो सकती है, यू हैव अ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप में पेशेंस अपने आप आएगा कि अच्छा ये कंपनी इतने साल तक ग्रो करेगी तो इतना है, तो यू कैन कंसिडर होल्डिंग दैट थिंग। ऑल्दो उसके आगे अगर आपको और कंपनी अच्छी दिखी, यू विल होल्ड दैट थिंग, एज सिंपल। तो पेशेंस आपको जबरदस्ती रखने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंस आप में नहीं है ना, तो आपको हाउ टू बी पेशेंट नहीं ढूंढना है, आपको बस समझना है कि कंपनी करती क्या है। इवेंचुअली आप में पेशेंस आ जाएगा उस कंपनी को होल्ड करने का। सो ऑलवेज कंसिडर दैट थिंग, डोंट बी पेशेंट, नो व्हाट यू ओन, which will eventually result in patience। So yeah, that's it from my side guys। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब ये 5 चीजें कंसिडर करके ही आपने स्टॉक्स को पिक करे। अब देखो, सिर्फ ये 5 चीजें नहीं है कंसिडर करने के लिए इन स्टॉक मार्केट, देयर इज लॉट मोर टू लर्न इन स्टॉक मार्केट, बट एटलीस्ट आप ये 5 चीजें कंसिडर करने से खराब स्टॉक से, येस बैंक, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक से बचोगे, आप अपने पैसे डुबाने से बचोगे। सो दैट्स व्हाई यू शुड कंसिडर दिस पॉइंट्स। सो आई होप यू विल डू ग्रेट इन योर स्टॉक मार्केट। सो एट द एंड, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर मैंने नॉट गिविंग अ प्रैक्टिकल गाइड, just because there was some consistency issue in videos, so I will consider it out कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं कभी ना कभी उसको ऐड करूं और आपको एक प्रैक्टिकल गाइड दूं ऑन स्टॉक मार्केट कि हाउ टू बाय द शेयर्स, वेयर टू बाय द शेयर्स के बारे में। अभी के लिए बस एक कंसिडरेशन दिया था, और आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियोस आउट देयर जो कि आपको बताएंगे कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो सब चीजें। सो डू टेक दैट आउट। अंटिल देन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस हर हफ्ते मिलते रहे, और हिट दैट लाइक बटन आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द वीडियो, और कौन से कंपनीज जो आपने ऑब्जर्व की हुई है अपने आसपास जिसकी डिमांड बढ़ सकती है। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।